हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डीके मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th की केमिस्ट्री के पार्ट 2 की, जिसमें आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं। तो शुरुआत करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। संयोजन अभिक्रिया। संयोजन मतलब होता है किसी चीज़ का जुड़ना। संयोजन मीन ही होता है जुड़ना। इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। इस अभिक्रिया में दो तत्व एक साथ मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं। संयोजन अभिक्रिया में दो चीज़ों के साथ रिएक्शन होती है। ऐसा नहीं है कि आपके पास एक तत्व है तो आप रिएक्शन कर रहे हैं। आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जिससे आप एक उत्पाद बनाते हैं। और इस अभिक्रिया में दो उत्पादों को जोड़कर एक नया उत्पाद बनता है। रिएक्शन के बारे में बताती हूँ आपको। A+D से जो आपका उत्पाद जो निकला है वो है C। यहाँ पर A और B आपके दो तत्व हैं या कोई भी यौगिक, आप कुछ भी ले सकते हैं। उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। कोयले का दहन, जिसमें हमने कार्बन प्लस ऑक्सीजन लिया है, जिससे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बन के आया है। आप देख सकते हैं इसमें दोनों ही अलग हैं। और एक चीज़ आपको ध्यान रहे, इसमें दोनों के आयन अलग होते हैं, एक का प्लस और एक का माइनस, तभी ये दोनों आपस में मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं। दूसरा, जल का निर्माण। जल का निर्माण हम किससे करेंगे? हाइड्रोजन प्लस O2 ऑक्सीजन, जिसमें हमारा हाइड्रोजन क्या है प्लस और ऑक्सीजन क्या है माइनस, जिससे जो रिएक्शन हमारी निकल कर आएगी वो आएगी H2O। तीसरा देखिए, CaO प्लस H2O से जो रिएक्शन आई है वो है CaOH का होल ट्वाइस। बिना भुजा चूना जो है आपका, उसकी क्रिया आप किसके साथ कराओगे? जल के साथ, लिक्विड फॉर्म में है, तो उससे जो आपको भुजा हुआ चूना जो मिलेगा वो एक्वाटिक फॉर्म में मिलेगा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। एक्चुअली क्या होता है इनमें, जब आपकी रिएक्शंस होती हैं तो आपके जो उत्पाद निकल कर आता है उसके साथ ऊष्मा का भी निर्माण होता है, उत्सर्जन होता है साथ में। उदाहरण, प्राकृतिक गैस का दहन। आप इसमें मेथेन गैस ले लीजिए, उसकी अभिक्रिया आप O2 के साथ कराते हैं। गैस हैं ये सारे फॉर्म, जितनी भी हैं सारे तत्व आपके गैस फॉर्म में हैं। तो मीथेन की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है प्लस 2H2O जल निकलता है प्लस ऊष्मा निकलती है। दूसरा देखिए, श्वसन एवं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हैं। जो हम सांस लेते हैं वो भी हमारी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसमें क्या होता है, हमें भी ऊष्मा मिलती है। तो ये आपका C6H12O6 से आपका ग्लूकोज का है फॉर्मूला, प्लस ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराने पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है और H2O बनता है और प्लस ऊष्मा बनती है। समझ ही गए होंगे आप, ये तो बहुत आसान है। वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? ये बिल्कुल अपोजिट होती है संयोजन अभिक्रिया के। वियोजन मतलब होता है दो चीज़ों का टूटना, ब्रेक होना। कोई उत्पाद टूटकर दो चीज़ों में बट जाए, दो तत्व बना दे या दो उत्पाद बना दे। एक उत्पाद टूटकर दो उत्पाद बना दे, वो
होता है वियोजन। इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। इस अभिक्रिया में या दो या उससे अधिक उत्पाद बनते हैं, लेकिन आपका एक ही अभिकारक होता है। आप देखिए ए यहाँ पर आपका अभिकारक है जो दो भागों में टूट चुका है, बी प्लस सी। ऐसा नहीं है कि बी प्लस सी होगा, ये तो और भी हो सकते हैं, बी प्लस सी प्लस डी प्लस डॉट डॉट डॉट, काफ़ी सारे बन सकते हैं। ऐसा ही संयोजन में होता है। दो से ज़्यादा भी आप अभिकारक ले सकते हैं जिनको ऐड करने पर एक उत्पाद बनता है। बहुत सारे उत्पादों का जोड़ने पर एक उत्पाद बनना, वो क्या होता है? संयोजन। और वियोजन क्या होता है? एक ही अभिकारक का काफ़ी सारी चीज़ों में टूटना, वो क्या होता है? वियोजन। ऊष्मीय वियोजन, ये आप देखिए इसमें क्या होता है? ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन। ऊष्मा द्वारा हम कैसे करेंगे? रिएक्शन से समझते हैं। उदाहरण, यहाँ पे हमने फेरस सल्फेट लिया है जो दो से ज़्यादा भागों में टूट गया है। आप देखिए Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ये आपका 3 भागों में टूट चुका है और इसमें जो भाग लिया है वो ऊष्मा ने भाग लिया है। ऊष्मा के द्वारा ऊष्मा के साथ क्रिया कराने पर ये 3 भागों में टूट चुका है, जिससे आपका फेरिक ऑक्साइड बनता है भूरा लाल रंग का। और आपके पास फेरस सल्फेट था, वो कैसा कलर का था? हरे रंग का। ठीक है। दूसरा देखिए, ये आपका चूना पत्थर है, इसको भी ऊष्मा के साथ अभिक्रिया करा है। ऊष्मा के साथ अभिक्रिया करने पर बना आपका बिना बुझा हुआ चूना प्लस CO2। वैद्युत वियोजन, ये वैद्युत के द्वारा होता है, विद्युत धारा प्रवाहित कर होने वाला वियोजन। इसमें आप क्या करेंगे? आप एक अभिकारक पर विद्युत धारा का प्रवाह करके उसको काफ़ी सारे भागों में तोड़ सकते हैं। यहाँ पे हमने जल लिया है, अब जल में हम विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे जिससे हमारे पास क्या निकल कर आएगा? H2 सॉरी, जो आपकी गैस फॉर्म में है, और ऑक्सीजन वो भी गैस फॉर्म में है। इसमें क्या हुआ है? आप देखिए, आपके पास जल था, जल से आपके पास दो चीज़ें बनी, एक ऑक्सीजन बनी और एक H2 गैस बनी। दोनों ही गैस फॉर्म में है, लेकिन आपका H2 लिक्विड फॉर्म में था। और हाँ बच्चों, आप ये ध्यान रखिएगा, जब ये दो भागों में जब टूटते हैं तो हमेशा जो आपका जो फॉर्मूला होता है उसी से जो दो निकल कर आते हैं ना, वो उसी के सिंबल्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका H2O टूटा तो आपके H2O की जगह N2 हो जाएगा, नाइट्रोजन में चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में ही टूटेगा, उसका हाइड्रोजन का सिंबल ही यूज होगा। हाँ, उसका परमाणु क्रमांक चेंज हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें आप चित्र द्वारा देखिए, इसमें एक प्लास्टिक का मग है, इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें दो परख नली हैं मग में डली हुई हैं। उन परख नली के अंदर भी आपका वाटर है और उसके अंदर ग्रेफाइट की रॉड है। ग्रेफाइट की रॉड आपका मदद करेगी किसमें? विद्युत प्रवाह में। ठीक है। और आपकी परख नली के अंदर क्या है? हाइड्रोजन गैस भी है, हाइड्रोजन है। तो आप देखिए, एक साइड आप इधर से आपकी एनोड है और एक साइड आपके कैथोड लगा हुआ है। बैटरी है 6 वोल्ट की। यहाँ से स्विच जब हम ऑन करते हैं तो जब वाटर को हीटिंग होती है तो देखिए एक साइड हाइड्रोजन बन रहा है और एक साइड ऑक्सीजन निकल रहा है। ये परस्पर दो भागों में टूट रहे हैं। यही है आपकी वियोजन अभिक्रिया, वैद्युत वियोजन सॉरी। प्रकाशीय वियोजन, इसमें कौन हिस्सा लेता है? प्रकाश हिस्सा लेता है वियोजन करने में। देखिए, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। उदाहरण देखिए, इसमें क्या लिया हमने? सिल्वर क्लोराइड की हमने सूर्य के साथ, सूर्य के प्रकाश में रिएक्शन कराई है। तो आप देखिए दो भागों में टूट गया है, एक सिल्वर में और एक क्लोरीन में। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि कभी भी
किसी भी तापमान, दाब या किसी भी उत्प्रेरक को हम एरो के ऊपर लिखते हैं। तो देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे, सूर्य का प्रकाश आपका ताप का काम कर रहा है, हीट दे रहा है, उससे हमने एरो के ऊपर शो किया है। जो आपकी सिल्वर है वो सॉलिड फॉर्म में है और क्लोरीन है वो गैस फॉर्म में है। आप देखिए ये AgBr, इसमें क्या हुआ है, सूर्य के प्रकाश के साथ हमने कराया है तो इसमें भी सिल्वर अलग हो गया और ब्रोमीन अलग हो गया। चलिए आगे चलते हैं। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है। ठीक है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। इसमें क्या होता है, वही है सेम, बस आपका क्या होगा कि वो आपका जो अभिकारक है वो दो भागों में टूट जाएगा, लेकिन किसके द्वारा, या तो ऊष्मा या प्रकाश या विद्युत ऊर्जा, इनमें से कोई एक हिस्सा लेगा जो उसको वियोजन करने में मदद करेगा। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन मतलब क्या होता है, इसमें आपका कोई एक अभिकारक है तो उसका एक हिस्सा टूटकर दूसरे के साथ जुड़कर एक नया तत्व बनाता है, वो होती है हमारी विस्थापन अभिक्रिया। आप देखिए, इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। आपके पास कोई एक आपके पास उत्पाद है, आप मान लीजिए उसमें एक क्रियाशील है और एक कम क्रियाशील है। आप ये कैसे पहचानते हैं, जैसे आप ले सकते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम में क्या है Na+ का है और क्लोरीन माइनस का है, तो इसमें से एक जो क्रियाशील है वो निकाल देगा, अधिक क्रियाशील है वो कम क्रियाशील को निकाल देगा और दूसरे तत्व के साथ क्रिया करके एक नया तत्व बना देगा। रिएक्शन से समझाती हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखिए आयरन को मैंने कॉपर सल्फेट के साथ किया है। हमारा आयरन का जो आयन होता है वो प्लस होता है, कॉपर का प्लस होता है और सल्फेट का माइनस। ठीक है, अब आप खुद देखिए, जब अगर आपका आयरन किसी के साथ अभिक्रिया करेगा तो किसके साथ करेगा, सल्फेट के साथ करेगा, क्योंकि अगर आयरन अगर कॉपर के साथ करेगा तो प्लस प्लस हो जाएगा और आप जानते हैं वो प्रतिकर्षित हो जाएंगे। लेकिन इन रिएक्शन में क्या होता है, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, दो अपोजिट रिएक्शंस होती हैं। जैसे आयरन आपका प्लस है तो आपका जो रिएक्शन करेगा वो जो एक नया तत्व बनाएगा वो किसके साथ बनाएगा, सल्फेट के साथ, तो वो सल्फेट के साथ ऐड होके देखो न्यू रिएक्शन बनाएगा। यहाँ पे आयरन सल्फेट आपका निकल के आया है फेरस सल्फेट, जिससे आपका कॉपर अलग हो गया है बिल्कुल। फेरस सल्फेट आपका किस फॉर्म में आया है, एक्वाटिक फॉर्म में आया है और कॉपर उसने अलग कर दिया है। तो आप देख लीजिए कॉपर सल्फेट में से एक जो क्रियाशील था वो आपका SO4 था, वो टूटकर उसने तोड़कर दूसरे के साथ रिएक्शन कर ली और कॉपर आपका बाहर निकाल दिया। चित्र को देखिए, यहाँ पे एक परख नली है और एक स्टैंड लिया है हमने, जिससे उस पर स्टैंड से हमने परख नली को कसा हुआ है और एक धागे को हमने उस स्टैंड से बांधकर, उस धागे से दो कील बांधकर उसमें डाल दी गई हैं कॉपर सल्फेट के विलयन में। जो आपकी कील है वो लोहे की है। अब देखिए लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम गई है। ठीक है, तो जो आपका कॉपर सल्फेट के जो नीले विलयन का जो रंग है वो कैसा हो जाएगा, हरा, फेरस सल्फेट। ठीक है, अब देखिए जिंक की रिएक्शन हम कॉपर सल्फेट के साथ कराते हैं, जिससे आपका जो निकल के आएगा वो आएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। जिंक है जो कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है, ये बहुत क्रियाशील होता है उससे कॉपर की तुलना में जिंक। द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन मतलब क्या होता है, इसमें भी ब्रेक होते हैं। जो एक आपका जो अभिकारक जो आपके पास उत्पाद है उसमें से एक कम क्रियाशील और एक अधिक क्रियाशील आपस में जो टूटते हैं ना, जब दूसरे तत्व से जुड़ते हैं
तो कम क्रियाशील भी किसी और तत्व से जाकर जुड़ जाता है और अधिक क्रियाशील भी किसी और तत्व से जाकर जुड़ जाता है। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिक के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। आयन मतलब प्लस वाला माइनस के साथ करेगा और माइनस वाला प्लस के साथ रिएक्शन करेगा, जिससे आपके दो तत्व निकल के आएंगे। आप देखिए यहाँ पे Na2 प्लस SO2, Na2SO2 प्लस BaCl2 जो आपकी रिएक्शन आई है। अब सोडियम है वो प्लस है और क्लोरीन है, आप सेकंड उसमें देखिए क्लोरीन है वो माइनस है और इधर SO2 जो है वो माइनस है और जो Ba है आपका वो प्लस है। तो SO2 आपका Ba के साथ रिएक्शन कर लेगा और Na2Cl के साथ कर लेगा, जिससे हमारा BaSO4 प्लस NaCl निकल के आएगा। आप देखिए मैंने आपको बता दिया यहाँ पे आयन बता दिए हैं, Na का प्लस, SO2 का माइनस, Ba का प्लस और Cl2 का माइनस। आप इसको ईजिली आप करा सकते हैं अगर आपका जो प्लस माइनस से आपको पता चल जाएगा। इसमें बस आयनों के बीच आदान प्रदान होता है। सोडियम सल्फेट का बेरियम क्लोराइड के साथ कराने पर बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड निकल के आता है। बेरियम सल्फेट के सफ़ेद अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है, इसीलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। जो इस अभिक्रिया में जो निकल कर आता है हमारा वो सफ़ेद कलर का अवक्षेप का निर्माण होता है, इसीलिए हम इस क्रिया को क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। उपचयन एवं अपचयन। उपचयन क्या है? जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो और जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास हो। इसमें क्या होता है, जब अभिक्रिया होती है तो ऑक्सीजन की तो मात्रा बढ़ती है लेकिन हाइड्रोजन की मात्रा घटती जाती है। रिएक्शन से देखेंगे, रिएक्शन देखिए आप, कार्बन की हमने ऑक्सीजन के साथ कराई है जिससे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड निकल के आया। फिर कॉपर की ऑक्सीजन के साथ कराने पर कॉपर ऑक्साइड निकल के आया आपका। तीसरे चरण में देखिए आप, कॉपर ऑक्साइड की हम हाइड्रोजन के साथ कराते हैं हीट की उपस्थिति में, तो देखिए आप इसमें जो कॉपर है वो निकल गया है और जो आपका ऑक्सीजन है, जो कॉपर आपका प्लस में था, ऑक्सीजन आपका माइनस आयन है और हाइड्रोजन आपका प्लस आयन है, तो कॉपर प्लस है और हाइड्रोजन भी प्लस है, तो हाइड्रोजन के साथ तो करेगा नहीं, तो हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन के साथ। तो आप यहाँ देखिए कॉपर प्लस H2O आपका निकल के आ गया है। अब देखेंगे अपचयन अभिक्रियाएं। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है, ह्रास मतलब कमी, और जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की तो ह्रास कमी होती है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। रिएक्शन देखिए आप, कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोजन के साथ कराने पर कॉपर प्लस H2O। आप इधर देखिए यहाँ पर आपकी रिएक्शन में हाइड्रोजन तो सेम है और H2O वही है, आपका कॉपर अलग हो गया ऑक्सीजन से। कॉपर ऑक्साइड था आपका, ऊपर देखिए आपकी उपचयन है और नीचे आपकी अपचयन अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर से अपचयित हो जाता है। कॉपर ऑक्साइड आपका क्या कर देता है, सिर्फ कॉपर में अपचयित हो जाता है। हाइड्रोजन अपचयित होकर जल बनाता है, हाइड्रोजन का अपचयित होकर देखिए आप H2O में चेंज हो गया। इस अभिक्रिया में अपचयन तथा उपचयन दोनों हो रहे हैं, इसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव। संक्षारण, जब कोई धातु आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है जिसे धातु की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है, संक्षारित हो जाता है। आप देखिए, आप इसका उदाहरण लीजिए, आपके घर में कूलर होता है, कूलर की बॉडी में आप जब वाटर फिल कर देते हैं, उसमें वाटर में उसकी टंकी में लोहे की होती है, तो उसमें क्या होता है, वाटर के प्रेजेंस में होता है वो। और उसमें क्या होता है, वो जो आपका कूलर की जो वो होती है टंकी, वो किसकी होती है, आयरन की होती है, ठीक है। तो किसके संपर्क में आती है, वाटर के, तो उस पर क्या हो जाती है, जंग लग जाती है, जंग, तो उसकी परत कैसे हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। तो इसी चीज़ को क्या बोलेंगे हम, वो क्या हो जाता है, उसका संक्षारण हो जाता है, ठीक है।
अब आपको आर्द्रता यहाँ पे था, उमस, ह्यूमिडिटी, जैसे कुछ वाटर टाइप का होता है ना, वाटर टाइप की आ जाती है आपके ऑक्सीजन में प्रेजेंट हो जाती है। तो अगर आपके लोहे की चीज़ रखी हो तो उस पर जंग लग जाती है। और अम्ल मतलब कोई भी, जैसे H2SO4 ले सकते हैं आप, NaCl, ये सब आपके क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। ये आपकी चीज़ों का वो करते हैं, संक्षारण करते हैं, कमी लाते हैं, किसी भी धातु की परत को क्या करते हैं, कमज़ोर बनाते हैं। लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण के उदाहरण। ये सब इन पे परत चढ़ जाती है जिससे इनका ह्रास हो जाता है, मतलब कमी हो जाती है, धातु की वैल्यू कम हो जाती है, उसकी वेट बढ़ जाता है, लेकिन उसकी परत कमज़ोर हो जाती है। यशद लेपन, विद्युत लेपन और पेंट करके संक्षारण से धातुओं को बचाया जा सकता है। मैंने अभी आपको कूलर बताया, कूलर पे आप पेंट कर लेते हैं, पेंट करने से क्या होता है, जंग नहीं लगती है। जो जंग लग जाती है आपके उसमें, उससे आप उनको बचा सकते हैं। विकृत गंधिता, वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं, जिससे उनका स्वाद और गंध में परिवर्तित हो जाता है। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री, आप खाने को, आप ऑयली पदार्थ को ले लीजिए, अगर आप उसको वायु के संपर्क में रख देंगे तो वो उपचयित हो जाती हैं, जिससे उनका स्वाद और गंध में क्या हो जाए, स्वाद चेंज हो जाएगा, और आप जो उसमें जो खुशबू आती है वो गायब भी हो जाएगी। इसी को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता रोकने के उपाय क्या है, देखिए, प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करके। ऑक्सीकारक मतलब होता है ऑक्सीजन को आप रोक सकते हो, मतलब ऑक्सीजन ना आए उसके पास, बस। वायु रोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर बर्तन को ढककर रखें। ढकने से वो उसके टेस्ट में चेंज नहीं आएगा और वायु वहाँ तक पहुँचेगी नहीं, ढककर, इसीलिए बोलते हैं खाने को ढककर रखना चाहिए। वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा, जो आपने चिप्स खाई है, चिप्स के अंदर कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस ही होती है। तो वो क्या करती है, वो वहाँ तक वायु को पहुँचने नहीं देती है, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन से क्या होता है, आपकी जो वो होती हैं वो सीली सीली हो जाती है, टेस्ट खराब कर देता है वो। तो इसीलिए जो आपके चिप्स पैकेट्स में जो भरी होती है वो नाइट्रोजन गैस होती है, तो आप वहाँ पे नाइट्रोजन गैस का इसीलिए उपयोग करते हैं, शीतलन द्वारा। थैंक यू स्टूडेंट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबा दें जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। स्टे होम, सेव लाइफ्स।